सभी श्रोताओं एवं दर्शकों को इंडिया एजुकेशन हब आपका हार्दिक स्वागत करता है। मेरा नाम दीदार सिंह पटेल है। मैं बीएचयू में अध्ययनरत हूँ। मैं आज आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊँगा। आइए हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास एवं स्वरूप, पहले इसको देखते हैं। तो हिंदी भाषा का उद्भव, विकास एवं स्वरूप। पहले हिंदी भाषा का देखते हैं कि हिंदी भाषा का नामकरण हिंदी कैसे हुआ। पहले ये देखना बहुत जरूरी है। तो हिंदी भाषा का जो नामकरण हिंदी हुआ, हिंद शब्द से हुआ। जो हिंद शब्द है, हिंद शब्द से हिंदी का निर्माण हुआ। ठीक है, हिंद शब्द से हिंदी का निर्माण हुआ। हिंदी भाषा के उद्भव विकास स्वरूप में पहले हिंदी भाषा तो हमने देख ही लिया। हिंदी भाषा का उद्भव विकास स्वरूप में सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी कब से बोली जाती है, हिंदी कब से अपने अस्तित्व में आई। तो हिंदी भाषा का देखते हैं तो सबसे पहले हिंदी के पहले हमारे समान लोगों में, समान जन की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो सबसे पहले इसका मैं क्रमबद्ध रूप से बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी। संस्कृत थी। ये आपकी बोली जाती थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। इसके बाद पाली आती है। पाली संस्कृत के बाद, संस्कृत का जो काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। इसके बाद पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसी समय ही बौद्ध एवं जैन जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जितने भी ग्रंथ उनके लिखे गए हैं ज़्यादातर पाली एवं प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत आ गया, पाली आ गया। पाली के बाद अब जो भाषा आती है उसका नाम है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का जो समय है वो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक है। ठीक है बच्चों, प्राकृत भाषा होगी। प्राकृत भाषा से फिर जो एक भाषा आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही हमारी जितनी भी भाषा है, बोली है, वो सब अपभ्रंश से ही विकसित हुई है। तो जो लास्ट चरण हुआ है, ये जो विकास काल का जो लास्ट चरण है वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश का जो समय है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। ठीक है बच्चों, 1000 ईस्वी तक। ये तो हो गया आपका विकास। हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ वो कैसे, हिंदी भाषा का साहित्य के अंतर्गत भाषा है, तो इसको हम आज देख रहे हैं, फिर कल उसको देखेंगे। तो हिंदी भाषा का उद्भव विकास हो, तो आज ये उद्भव हो गया, मतलब विकास हो गया। ठीक है, तो अपभ्रंश तक ये है। अपभ्रंश के बाद अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अपभ्रंश प्राचीन साहित्य में देखते हैं हिंदी के, तो अपभ्रंश की जो संख्या है, अपभ्रंश की संख्या कहीं कहीं 6 मिलती है तो कहीं 9 मिलती है। लेकिन जो हमारे भाषाविद हैं वो ज़्यादातर 6 ही मानते हैं, तो हम 6 को लेकर के ही आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मैं 6 जो अपभ्रंश है मैं उनका नीचे चित्रांकन कर रहा हूँ। पहले तो आपका है सौरसेनी, पहला नंबर हो गया। सरसौनी के बाद हो गया आपका पैसाची, पैसाची के बाद हो गया आपका ब्राचड़, ब्राचड़ के बाद है आपका महाराष्ट्री, महाराष्ट्री के बाद 5वां नंबर है आपका
मगधी, मगधी के बाद जो छठवां नंबर है आपका अर्धमगधी। ठीक है, मैं जितना नोट्स बनवा रहा हूँ ये नोट्स आप क्रमबद्ध तरीके से अच्छे से बनाइए, क्योंकि ये आपको हर एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इसको आप गौर से देखिए, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको अच्छे से गौर करके पढ़िएगा। और जो भी मैं कोई भी मेरी त्रुटियां हैं या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं उन गलतियों को दोबारा फिर सुधार कर सकूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं ये तो आपका 6 अपभ्रंश हो गया। ठीक है, अपभ्रंश, अपभ्रंश के अंतर, ये तो अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश के अंतर्गत ये उपभाषाएं हैं आपकी, उपभाषाएं, उपभाषाएं। ठीक है, अब ये इनके अंतर्गत उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं नहीं सॉरी भाषाएं हैं। ठीक है, भाषाएं, भाषाओं को देखेंगे हम। इसके बाद फिर अगले कड़ी में देखेंगे, फिर इनका वर्गीकरण देखेंगे। इनके अंतर्गत उपभाषा है, उपभाषा के अंतर्गत फिर बोली है, फिर उपबोली है। तो सरसौनी के अंदर हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी बच्चों क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये पश्चिम भारत का जितना भी क्षेत्र है वहाँ, इसलिए इसको पश्चिमी हिंदी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भाषा बोलती है उसको पश्चिमी हिंदी बोलती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी हो गया। उसके बाद राजस्थानी हो गया। इसके बाद राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है वो राजस्थानी हो गई। पश्चिमी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। इसके बाद पैसाची में देखते हैं हम। पैसाची में आपका लहंदा और पंजाबी। ठीक, इसके बाद ब्राह्मण में देखते हैं, पहले महाराष्ट्री में देखते हैं हम। महाराष्ट्री में आपका होता है मराठी। मगधी में आपका देखिए बांग्ला, उड़िया, अर्धमगधी में पूर्वी हिंदी। तो अपभ्रंश की संख्या 6 है, तो कहीं ना हो। ठीक है, तो देखिए सरसौनी अपभ्रंश है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये उपभाषाएं आती हैं। पैसाची में आपकी आती है लहदा और पंजाबी। ब्राह्मण में आती है आपकी सिंधी। महाराष्ट्री में आती है मराठी। और मगधी में आती है बांग्ला, उड़िया, असमिया और बिहारी बांग्ला, उड़िया, असमिया। ठीक है, इसके बाद अर्धमगधी में आती है आपकी पूर्वी हिंदी। ठीक है, अब ये जो भाषाएं हैं अब इनका हम अलग अलग से वर्गीकरण देखेंगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली आ जाती है, गुजराती के अंदर कौन सी बोली है। इस तरह सबका अलग अलग हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी आती है आपकी। खड़ी बोली, खड़ी बोली जिसको आप यहाँ सब लोग कौरवी भी बोलते हैं, कौरवी। ठीक है, कौरवी, खड़ी बोली कौरवी। उसके बाद आपकी होगी ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली ब्रज। उसके बाद आपकी कन्नौजी, फिर बुंदेली, ये हो गया पश्चिमी हिंदी। अब देखते हैं हम पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं या बोली आती है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, गढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखिए आपको डाउट होगा कि ये जो भाषाएं हैं कि उपभाषाएं हैं या बोली है उपबोली है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये आपकी भाषाएं हैं। ठीक है, ये आपकी भाषाएं हैं और ये आपकी बोली है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी,
अब आते हैं हम राजस्थानी। राजस्थानी में 4 प्रकार की बोलियां हैं, बोली या उपभाषा। ठीक है, पहले आते हैं हम पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी है, ये जो आपका क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान, यानी आपका जो मारवाड़ी क्षेत्र है, राजस्थान में एक मारवाड़ का क्षेत्र है, उसको मारवाड़ी क्षेत्र बोलते हैं। तो पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी क्षेत्र आता है। तो ठीक है, तो ये मारवाड़ी क्षेत्र हो गया, मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी आप देखे होंगे, नाम कर देखे होंगे कहीं कहीं। हमारे यहाँ जैसे मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ जैसे एक ढाबा है, उसको बोलते हैं मारवाड़ी ढाबा, उसका नामकरण है। तो वो राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के, तो उसका नाम मारवाड़ी ढाबा है। इसी तरह आपका पश्चिमी का पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में देखिए आपका जो राजस्थान का जो जयपुर वाला इलाका है, पूर्वी राजस्थान, जयपुर, तो वो आता है इसमें, जयपुरी इसको बोलते हैं। ठीक है, जयपुर, पूर्वी राजस्थान, जयपुर। उसके बाद आपका आता है उत्तरी राजस्थानी। इसमें आपका आता है मेवाती। ठीक है, मेवाती। इसके बाद आता है आपका दक्षिणी राजस्थानी में आपका आता है कौन? दक्षिणी राजस्थानी में आता है मालवी। आप जानते होंगे, मुझे मालवा का जो पठार है ना, भूगोल में पढ़े होंगे आप, मालवा का पठार, तो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको मालवी बोलते हैं। ये मालवा का जो पठार है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में है। ठीक है, तो राजस्थानी को जो नामकरण हुआ दक्षिण राजस्थानी को, वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको मालवी बोलते हैं। तो पूर्वी हिंदी हो गया आपका, पश्चिमी हिंदी हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया। अब जो मैं आपको जो भाषाएं बता रहा हूँ, ये 5 जो भाषाएं हैं, ये मुख्यतः मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो देखिए कई भाषाएं हैं, लेकिन जो 5 जो मुख्य भाषाएं हैं मैं आपको उन्हीं को बता रहा हूँ। तो 5 भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। उसके बाद हम आते हैं बिहारी में आपकी भोजपुरी हो गया, मगही हो गया और मैथिली हो गया। बिहारी के अंतर्गत है। बिहार में जो भाषा बोली जाती है ज़्यादातर उसको बिहारी बोलते हैं। तो बिहार जो ये भाषा है, इसके अंतर्गत 3 उप बोलियाँ। तो भोजपुरी एक बोली हो गई, एक मगही बोली हो गई, एक मैथिली बोली हो गई। जो भोजपुरी बोली जाती है, ये जो बिहार में एक शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में भोजपुर नामक एक गाँव है। उस गांव इसका मेन स्रोत है, मतलब वहाँ से सबसे पहले भोजपुरी भाषा बोलना शुरू हुआ। वहीं से भी पूरे बिहार में ज़्यादातर यही भोजपुरी भाषा बोली जाती है। उसके बाद आपका मगही है, ये भी बिहार में ही बोली जाती है, मगही भाषा। उसके बाद आपकी आती है मैथिली। ये मैथिली जो आपकी भाषा है, ये भोजपुरी भाषा से कहीं ज़्यादा जटिल है, इसके बोलने वालों की संख्या भी काफ़ी कम है। लेकिन ये जो मैथिली है, जैसे आपका बिहार का जो शेखपुरा है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है मेनली वो मैथिली होती है। शेखपुरा, सुपौल, यहाँ ये जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, यहाँ पर ज़्यादातर मैथिली भाषा बोली जाती है। ठीक है, मैं भी आपको अलग अलग फिर इसका क्षेत्र बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सी भाषा मेनतः बोली जाती है, वो सब आपको बताऊंगा। ठीक है, पूर्वी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी। तो पश्चिमी हिंदी आपको हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया, राजस्थानी, बिहारी, और जो लास्ट भाषा है मेनली जो है वो पहाड़ी है। पहाड़ी के अंतर्गत 2 भाषाएँ आती हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी मतलब आप समझ रहे हैं, मध्य का जो भाग होगा पहाड़ी को मध्यवर्ती पहाड़ी कहलाएगा। तो मध्यवर्ती पहाड़ी को आप गढ़वाली या कुमाऊनी पहाड़ी भी कह सकते हैं, गढ़वाली या कुमाऊनी। ठीक है, ये अब हम इनका अलग अलग देखेंगे कि खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है, ब्रजभाषा किस में, कन्नौजी किस में, बुंदेली किस में, अवधी किस में, बघेली छत्तीसगढ़, ये सब का देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आइए देखते हैं खड़ी बोली। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि खड़ी बोली आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, क्या कैसे। ठीक है, खड़ी बोली देखिए कई भाषाविद हैं, कई भाषा विद्वान हैं, वो उनका कहना है कि जो खड़ी बोली है, जो खड़ी उन्होंने प्योर शब्द माना है, मतलब खड़ी मतलब जो शुद्ध हो,
खड़ी हो मतलब शुद्ध, खार जिसको बोलते हैं ना, देहाती भाषा बोलते हैं कि खार बहुत खार है, खड़ी, वही उसी से इसका नामकरण हुआ खड़ी, ठीक है, खड़ी बोली। और कुछ लोग इसको बोलते हैं खड़ी ही बोलते हैं, वो अपना कोई मेनली आधार नहीं देते हैं कि हम किस लिए कैसे बोलते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि खड़ी है, खड़ी बोली, खड़ी। एक खड़ी है आपका प्योर शुद्ध, ठीक है, ये हो गया खड़ी बोली। खड़ी, अब देखो मैं यहाँ से आपको इतिहास भी थोड़ा बहुत बताता चलूँगा कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, खड़ी बोली में मेन तक कवि कौन कौन से आते हैं, इस तरह का सब। तो खड़ी बोली का जनक जिसे कहा जाता है वो है आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को आप जानते होंगे, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था आपका, यूपी के एटा ज़िले में हुआ था। इसको आप मत लिखिएगा, मुझे कन्फ्यूजन है थोड़ा सा अमीर खुसरो का, ठीक है। तो जनक इसके अमीर खुसरो माने जाते हैं, ठीक है, खड़ी बोली के। अब आइए हम देखते हैं क्षेत्र खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, खड़ी बोली का हम आज क्षेत्र देख रहे हैं। खड़ी बोली का आपको बता ही दिया कैसे नामकरण हुआ, कैसे इसको मान्यता मिली, कैसे भाषाविद इसको खड़ी बोली बोला, खड़ी का शब्द कैसे मतलब बताया क्या कैसे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अब खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। जैसे अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं, तो आपको देख लीजिएगा, अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। उसके बाद हम 6 देखते हैं, दिल्ली मेरठ सहारनपुर, दिल्ली मेरठ सहारनपुर थानेश्वर, ये आपका खड़ी बोली का क्षेत्र है। दिल्ली हो गया आपका, मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, नोएडा भी आपका आएगा इसी में, नोएडा, ठीक है, आदि और कई सारे ज़िले हैं, लेकिन आपको मेनली में आपको 1 2 3 4 5 6 बता दिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आपको दूसरा खड़ी बोली। इसको आप ये भी जान लीजिए, खड़ी बोली को कौरवी भाषा भी बोलते हैं, खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं, कौरवी। इसके पीछे भी कई मत हैं। कुछ लोग इसको, जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, जो कौरव पांडव, वहाँ से इसको भी बोलते हैं। कौरव जो नहीं थे 100, कौरव 100 थे, उनके यहाँ से देखा जाता है कि वो जो भाषा को यूज करते थे उसको कौरवी बोलते थे। ये सब है, ऐतिहासिक स्रोत हैं, ठीक है। इसके बाद हम खड़ी बोली के बाद हम आते हैं दूसरी भाषा में। दूसरी भाषा आपकी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आप तो सुना ही होगा, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा हमारे हिंदी साहित्य की जो मेन भाषा है ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का नामकरण कैसे हुआ इसको देखते हैं। ब्रज शब्द जो है, ब्रज शब्द का अर्थ आप जानते हैं, ब्रज शब्द का अर्थ होता है, ब्रज शब्द का अर्थ होता है आपका पशुओं या गायों का समूह, पशुओं या गायों का समूह, ठीक है। ये ब्रज का अर्थ है, पशुओं गाय का समूह। चारागाह भी बोल सकते हैं आप, चारागाह, ठीक है। ब्रज का ये शाब्दिक अर्थ हो गया। अब हम आते हैं ब्रज भाषा का क्षेत्र। ब्रज भाषा का क्षेत्र, ब्रज भाषा देखिए मेनली कहाँ बोली जाती है। आपकी कृष्ण भगवान का जो, कृष्ण भगवान से संबंधित जो क्षेत्र है जिसका नाम है आपका मथुरा, फिर आपका आता है आगरा। मथुरा में कई मेले होते हैं ना, कई मेले उत्सव मनाए जाते हैं, मेले होते हैं कृष्ण भगवान के जन्मतिथि को लेकर के सब कुछ, मतलब वहाँ बहुत सारे मेले भी लगते हैं मथुरा में। मथुरा के बाद आगरा हो गया आपका, मथुरा, आगरा, इटावा, फिर आता है आपका मैनपुरी। मैनपुरी तो आप जानते ही होंगे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का वो क्षेत्र है, इटावा मैनपुरी। उसके बाद मथुरा, आगरा, इटावा, मैनपुरी आदि जिले आते हैं। और बहुत सारे कई ज़िले हैं इसमें, 8 10 12 हैं। जैसे आपका इसमें और भी है, जैसे बरेली हो गया, बदायूं हो गया, ये सब है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम ब्रज के बाद आते हैं आप कन्नौजी में। ब्रज भाषा तो आप जान ही गए, ब्रज भाषा का क्षेत्र जान गए, ब्रज भाषा को। हाँ सॉरी, एक मैं भूल गया, ब्रज भाषा के जो मेन कवि हैं उनको बताना भूल गया।
ब्रज भाषा के जो कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि सूरदास, तुलसीदास, रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर, नंददास आदि बहुत सारे कवि हैं ब्रज भाषा के। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर, नंददास ये ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं भी हैं सबकी, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद ब्रज भाषा के बाद है आपका कन्नौजी। मैं इसी में चल रहा हूँ, पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी के जो ये बोली हैं इन्हीं के अंदर मैं चल रहा हूँ, इनका छेद बता रहा हूँ आपका। तो खाड़ी बोली और ब्रज भाषा इनका तो हो गया। इसके बाद हम आते हैं कन्नौजी में। तीसरी जो भाषा वो कन्नौजी है। कन्नौजी आप जानते हो, कन्नौज में जो भाषा बोली जाती है उसे कन्नौजी कहते हैं। कन्नौज जिला आप सुना ही होगा। कन्नौज जिला का जो प्राचीन नाम है, आप इतिहास में पढ़े ही होंगे, कान्यकुब्ज से कन्नौज नाम पड़ा, कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज जिला में जो भाषा बोली जाती है उसको मुख्यतः कन्नौजी भाषा बोलते हैं। इसके बाद हम अगली भाषा में आते हैं बुंदेली। 1 2 3 चौथी है। चौथी भाषा आपकी क्या है? बुंदेली। बुंदेली में आप समझ गए हो कि बुंदेली यानी बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो भाषा बोलते हैं, जो भाषा प्रचलित है उसको बोलते हैं बुंदेली। इसके पीछे आपको बता दूं, जो बुंदेली राजपूत थे, बुंदेली राजपूत थे, उनका यहाँ पर शासन था, तो तब से ही बुंदेली भाषा बोली जाती है। बुंदेली राजपूतों का वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्चस्व था बुंदेलखंड में। जो आपका सागर डिस्ट्रिक्ट है, आपका सागर, ओरछा, सागर हो गया, आपको ओरछा हो गया, ये आपके बुंदेलखंड के मुख्य क्षेत्र हैं। सागर, ओरछा ये आपको मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। अभी आपको और अन्य क्षेत्र बता रहा हूँ आपको मैं। अन्य क्षेत्र में देखिए, अब हम क्रम से बताते हैं। झांसी, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट। इसके बाद आपका आता है नरसिंहपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, रीवा, और ये सागर, ओरछा ये तो आपके आते ही हैं। ये आपको होगा बुंदेलखंड में ये आते हैं सब। बुंदेलखंड हमने नाम लिया है तो थोड़ा सा बघेलखंड के बारे में जान लेते हैं। बघेलखंड जो होता है वहाँ पर बघेली भाषा बोली जाती है। बघेलखंड में आपके जो आते हैं डिस्ट्रिक्ट आता है आपका सतना आ गया, रीवा आ गया, ये सब बघेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब हम अगली भाषा देखते हैं। अगली जो भाषा है बोली हरियाणवी, 5वीं है कि हरियाणवी। आप तो जान ही गए होंगे, हरियाणा में जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं क्या? हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी। अब देखिए हरियाणवी, देखिए आप हरियाणा में, इसका थोड़ा नामकरण आपको बता दूं कि हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ। देखिए प्राचीन मान्यताओं के आधार पर हम देखते हैं तो इसका 3 हम संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद क्या मतलब? मान्यता है कि इन शब्दों से हरियाणा शब्द बना हुआ है। हरिधन यान। भाषाविद और कई लोग को मानना है कि कृष्ण भगवान
यहीं से द्वारिका गए थे, यहीं से द्वारिका गए थे। दूसरा है आपका हरा वन, हरा धन अरंड, वही है अरंड, वन की पर्यायवाची है हरंड, मतलब हरा वन। इसके बाद तीसरा है आपका अहिर धन आना, वही जैसे राजपूताना तेलंगाना की तरह है, राजपूताना तेलंगाना की तरह, ठीक है, ये है। तो हमने हरियाणवी जान लिया कि हरियाणवी कहाँ बोली जाती है, आपका हरियाणा में, हरियाणा हो गया। और आप दिल्ली का जो देहाती क्षेत्र है उसको भी आप मान सकते हैं, दिल्ली का देहाती क्षेत्र है, दिल्ली का जो देहाती क्षेत्र है, दिल्ली का देहाती क्षेत्र है, उसमें भी ये हरियाणवी बोली जाती है। आप जानते होंगे कि दिल्ली के बगल में हरियाणा है, तो हरियाणा का कुछ ना कुछ प्रभाव तो दिल्ली पे पड़ेगा ही, इसलिए दिल्ली का जो देहाती क्षेत्र है वहाँ पे भी हरियाणवी भाषा बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, ये तो पश्चिमी हिंदी का पार्ट था, अब ये पूर्वी हिंदी का पार्ट है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि खड़ी बोली या करवी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो आप आंसर देंगे सौर सोनी अपभ्रंश, सौर सोनी, क्योंकि आपको बताया था इसके पहले जो वर्गीकरण मैंने किया था, तो सौर सोनी से ही पूर्वी पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी से ये सब बोली, ठीक है। तो जैसे आपसे पूछे किस अपभ्रंश से विकास हुआ, तो सौर सोनी। किस भाषा से विकास हुआ, तो आपको बोलना है पश्चिमी हिंदी। इसी तरह जैसे अवधी का बोले, बघेली का बोले, छत्तीसगढ़ी का बोले, इसे जैसे आपसे बोले कि किस वो हुआ किस भाषा से विकसित है, तो पूर्वी हिंदी। इसी तरह पश्चिमी राजस्थानी है, मारवाड़ी है, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, जैसे आपसे कोई भाषा किस भाषा से भी, तो राजस्थानी है। उत्तरी राजस्थान में आती है, सब आप उसके वही है पार्टी है। इसके बाद जैसे कोई बोले कि पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, ये किस भाषा है, तो पहाड़ी, ये सब है, ठीक है। तो आपको बता दिया क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, ऐसे पूछता है। जैसे खड़ी बोली है, खड़ी बोली का जैसे पूछ लेगा किस अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो बोलेगा सौर सैनी, इसका आपका सही आंसर होगा सौर सैनी, ठीक है। अब हम आते हैं अगली जो पूर्वी हिंदी है, इसके जो 3 पार्ट हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है आपका कि ये किस अपभ्रंश से विकसित है, ये कहाँ बोली जाती है, क्षेत्र दे देगा, बोल देगा कि सहारनपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, क्या कैसे, ये सब, ठीक है। तो दूसरी जो पूर्वी हिंदी है, इसके जो हम पार्ट देखते हैं अवधी, अवधी, ठीक है, अवधी। अवध का जो क्षेत्र है यूपी में, उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, अवधी प्रचलित भाषा, ठीक है। इसमें जो मेन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर मेनली भाषा बोली जाती है वो आपकी होगी क्या, अयोध्या, अयोध्या। आप जानते होंगे अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान, भगवान राम का जन्म स्थान। आप सब लोग नोट कर रहे हैं ना, सब लोग नोट करते रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इसको आप नोट करते रहिए, एग्जाम भी उसी हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अवधी हो गया। इसके बाद अगली जो भाषा है बघेली देखते हैं हम। बघेली, दूसरी जो भाषा है आपकी बघेली, ये पूर्वी हिंदी का पार्ट है। आप जान ही गए होंगे कि पूर्वी हिंदी की पार्ट या बोली क्यों है, क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ ये सब आते हैं। जैसे आपकी बघेली है, बघेली ये पूर्व में ही तो आता है, बघेली, बघेली या बघेलखंड में बोली जाती है, बघेलखंड में ये भाषा बोली जाती है, यह बोली जाती है। इसके बाद तीसरा जो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी आप जान ही गए होंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा होगी, बोली होगी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हैं क्या लिख रहा है, ठीक है। दक्षिण छत्तीसगढ़ी हो गई। इसके बाद हम आते हैं आपकी राजस्थानी में हो गए। राजस्थानी में राजस्थानी में जो पहला है पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, इसको बोलते हैं आप मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी। मारवाड़ी में कौन सी भाषा, मारवाड़ी भाषा,
मारवाड़ी भाषा। इसके बाद पूर्वी राजस्थानी में आपके पूर्वी राजस्थानी में आपकी बोली जाती है जयपुरी। ठीक है, ये जो सब नगर है ना, इनका सबका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। वो जब हमारे जो दूसरे टीचर हैं, जब वो आपको इतिहास पढ़ाएंगे तब वो आपको बताएंगे, इसके बारे में विस्तृत चर्चा आपको इसमें इस सब्जेक्ट पे होगी। तो जयपुरी हो गया, उसका उत्तरी राजस्थानी हो गया, उत्तरी राजस्थानी, इसको बोलते हैं मेवाती वहाँ बोली जाती है। इसके बाद दक्षिणी राजस्थानी क्या बोली जाती है मालवा क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पश्चिमी हिंदी हो गया, पूर्वी हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया। इसके बाद हम अगली भाषा में आते हैं आपकी बिहारी। ये आपका चौथी उपभाषा है, फिर ये आपकी बोली है बिहारी। इसके अंतर्गत उपभाषाएं, बिहारी के अंतर्गत कौन कौन उपभाषा है आप बच्चों देख ही रहे हैं। भोजपुरी तो आप जानते ही होंगे। भोजपुरी में कितने गाने वीडियो बहुत सारे बन रहे हैं। भोजपुरी मज़ा भी बहुत आता है, भोजपुरी गानों वानों में नाचने वाचने बहुत मज़ा भी आता है। तो आप जान लीजिए भोजपुरी का थोड़ा नाचने गाने के से लेकर के थोड़ा इतिहास भी जान लीजिए कि भोजपुरी का इतिहास क्या है। ये जो आपका बिहार में जो आपका जो पटना डिस्ट्रिक्ट है ना, बिहार में पटना नहीं सॉरी शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, शाहाबाद जिला जो है ना, वहाँ पर एक गांव है भोजपुर गांव। कौन सा गांव बेटा? भोजपुर। वहाँ पे ये भोजपुरी भाषा सबसे पहले बोली गई, भोजपुरी। और वहीं से अब धीरे धीरे पूरे बिहार में भोजपुरी भाषा बोली जाती है ज़्यादातर। इसके बाद हम अगली भाषा आते हैं आपकी मगही। ये भी आपकी बिहार में ही बोली जाती है मगही, एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है मगही। इसके बाद मैथिली है। मैथिली ये आपको जो बता ही दिया आपको, बिहार के शेखपुरा सुपौल डिस्ट्रिक्ट में मैथिली भाषा बोली जाती है। ये थोड़ा जटिल होती है मैथिली, इसको सामान्य लोग नहीं समझ सकते, जो वहाँ का रहने वाला ही होगा वही समझ सकता है। और जो भोजपुरी है मगही है, इसको थोड़ा सामान्य जो यूपी के झारखंड के हैं वो सब जान सकते हैं थोड़ा। इसके बाद पहाड़ी है, इसको मैं आप बता ही दे रहा हूँ। पहाड़ी के अंदर पश्चिमी पहाड़ी आ रहा है। पश्चिमी पहाड़ी आप समझ ही रहे हैं, जो आपका हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है। इसका जो मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाली कुमाऊनी आपका उत्तराखंड में ही है। गढ़वाली कुमाऊनी ये सब भाषा वहाँ बोली जाती हैं। तो बच्चों ये सब हो गया, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा, जो मुझे मेन क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, ये जो आप बुंदेली पढ़े हैं ना, यहाँ पर बुंदेली में आपको एक क्वेश्चन बनता है मेनली। बुंदेली जो बुंदेलखंड है वहाँ पर तो बुंदेली तो बोली जाती है, आपको पता है। बुंदेलखंड में ही जो आल्हा उधल नामक जो व्यक्ति रहते थे वो बुंदेलखंड में ही रहते थे। किसके शासनकाल में रहते थे? परमर्दी देव, एक चंदेल शासक था परमर्दी देव, उसी के शासनकाल में आल्हा खंड रहते थे। तो आल्हा की जो लोक कथा वो आपसे कहीं पूछ लेता है कि आल्हा खंड किस भाषा में। तो आपका आंसर होगा बुंदेली की उपबोली। ये तो बुंदेली बोली हो गई। और बुंदेली की उपबोली है बनाफरी। क्या नाम है बच्चों? बनाफरी, ये आपकी उपबोली है। तो आपसे जैसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आल्हा खंड या आल्हा की लोक कथा किस भाषा में है, तो आपका आंसर क्या होगा? बनाफरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे हुआ था, बहुत लड़कों का इसमें गलत हो गया था। तो आपको बता दो कि बनाफरी में भाषा बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद और तो मैं लगभग सब आपको बता ही दिया, तो आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद मैं अगला चैप्टर आपका होगा, ये जो हिंदी भाषा का विकास स्वरूप हो गया, अगला जो वो होगा विस्तृत स्वरूप, यानी स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। विकास उद्भव तो हो ही गया आपका। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास तो पढ़ ही रहे हैं, इसका हिंदी भाषा है। हिंदी साहित्य का जो पुनर्लेखन की समस्याएं हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का मेन लक्ष्य क्या है वो जानेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य हम क्यों पढ़ते हैं आखिर, उसका तो कुछ एक मेन लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को हम यहाँ पर देखेंगे, क्या कितने लक्ष्य हैं,
मेनली कौन सा लक्ष्य क्या कैसे ये सब देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको इतना आज पढ़ाया, ये आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, मैं इसे अपनी वाणी विराम करता हूँ। हमारे जो चैनल का नाम है इंडिया एजुकेशन हब है। इंडिया एजुकेशन हब में बहुत ही सामग्री, हर तरह की सामग्री आपको दी गई है, किसी भी कोर्स से संबंधित आप उसको ज्वाइन कर लें। ऐप इस प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लें, इंडिया एजुकेशन हब डाउनलोड कर लें। उसमें जितना भी जानकारी है सब आप उसको देखिए, पढ़िए, लिखिए, सुनिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए ऊंचाइयों में। ठीक है, और ये जो मैं आपको पढ़ाया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा बच्चों, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं बिल्कुल विद्वान ही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत त्रुटियाँ हो सकती हैं, आप कमेंट बॉक्स से लिख के ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में उनको त्रुटियों को मैं सुधार करूँगा। ठीक है, तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।